हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार पांडे सर। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस और मैथ का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ईच एंड एवरी टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन बुक से कवर किया जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नीट एंड क्लीन महाराष्ट्र बोर्ड का लाइन बाय लाइन हर सब्जेक्ट का डिस्कशन किया जाएगा, जो कि हमारे बच्चों को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड में इजी टू राइटिंग, इजी टू अंडरस्टैंडिंग और हाई स्कोर करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बुक्स, और आपको सभी चैप्टर्स का साइंस में, मैथ में वीडियो अवेलेबल होगा हमारे चैनल पे, तो आप कंटिन्यूअस देखते रहें, इसका बहुत बेनिफिट होगा आपको। और अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसको अगेन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10th पार्ट फर्स्ट। इसमें हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, कि फिजिक्स में कौन कौन टॉपिक्स है। हमारे फिजिक्स में टॉपिक्स आएंगे ग्रेविटेशन, इसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस। इतने चैप्टर्स हमारे फिजिक्स में आते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 5 चैप्टर्स हमारे आएंगे, और 5 चैप्टर्स को, हर चैप्टर्स को 2 और 3 वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, नीट एंड क्लीन। इसके बावजूद भी अगर कोई टॉपिक्स या कोई चीजें आपको डाउट रह जाए तो आप कभी भी कमेंट में डाल सकते हो, हम उसको अगेन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th एग्जाम्स, और हम उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ, फीलिंग्स के साथ एक बेहतरीन कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ रटी पिटी भाषा नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन से। आपके बुक से लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और चाहेंगे कि आपको एक बेहतरीन समझ में आए। सबसे पहले ग्रेविटेशन वर्ड आता है तो यहां पे एक इंसिएंट हिस्ट्री दोहराया जाता है। एक न्यूटन साहब थे, एक साइंटिस्ट न्यूटन साहब थे, वो किसी एप्पल के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एप्पल के पेड़ से एप्पल जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं गिरता था, उसके पहले भी गिरता था, उसके बाद भी गिरता है, और आगे भी गिरता रहेगा। बट इसका रीजन ये था कि इसके पहले लोगों ने सोचा नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके डिटेल्स के बारे में, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन न्यूटन साहब ने किया, और उन्होंने डिस्कस करके बोला कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे अर्थ हो, मून हो, सन हो, एनी प्लैनेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वर्ड ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नॉट ओनली प्लैनेट्स, हम आप भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चेयर टेबल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मेनी मोर, जितने भी मटेरियल्स हैं विच हैविंग मास, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पांडे सर, यदि 2 चेयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन की वजह से दोनों चेयर एक दूसरे के पास हो जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स सही बात है, आना चाहिए था, लेकिन यहां पे नहीं आने का 2 रीजन है। एक रीजन यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वेरी वीक फोर्स है। अब एक बात और ध्यान दो, नेचुरल फोर्स क्या है? नेचुरल फोर्स, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट नेचुरल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट नेचुरल फोर्स। नेचुरल फोर्स बोले तो अपने आप से डेवलप होना, उसको डेवलप कराया नहीं जाता, ऑटोमेटिक डेवलप होता है। अगर हम बात करें तो टोटल जो नेचुरल फोर्स है एक्चुअली 4 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल फोर्स हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन है भाई? आइए देखते हैं। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड है वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। These 4 forces are called नेचुरल फोर्स। नेचुरल फोर्स बोले तो अपने आप से डेवलप होता है, नेचुरली डेवलप होता है, इसको डेवलप कराया नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल्स, आप देखे होंगे कि आपके पेरेंट्स, आपके पिताजी, आपके मदर आपसे बेहद प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलते हैं पिताजी मुझे प्यार करो या मम्मी मुझे प्यार करो, ऐसा नहीं है। आपके बिना बोले वो बेहद आपका केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो नेचुरली डेवलप होता है। तो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस विच विल बी डेवलप्ड नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल फोर्स। ओके, सो उसमें से एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जो कि ऑटोमेटिक डेवलप होता है, नेचुरली डेवलप होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन यह था हमारा कि 2 चेयर एक दूसरे के पास में हैं, तो नो डाउट अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ऑफकोर्स करेगा ही। जब ऐसी बात है करेगा, तो दोनों चेयर एक दूसरे के पास क्यों नहीं आते? का रीजन ये है, पहला बात कि यह वेरी वीक फोर्स है, बहुत इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। फोर्स जरूर अप्लाइड होता है लेकिन उस फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है। सेकेंड पॉइंट्स, नहीं अट्रैक्ट होने का रीजन एक और है कि चेयर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। चेयर और इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है जैसे एयर है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डेवलप होता है चेयर पे। तो दीज ऑल फैक्टर्स आर ऑल्सो एक्टिंग ऑन द चेयर, जो कि 2 चेयर को आपस में एक दूसरे के नजदीक लाने में रेजिस्टेंस ऑफर्ड करती है। क्लियर हुआ? तो हमारे क्वेश्चन का जवाब मिला कि यदि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी भी 2 मास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वह एक दूसरे को नजदीक नहीं आ पाते हैं। का रीजन एक ये है कि वेरी वीक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक फोर्स, एंड सेकेंड वन कि फ्रिक्शनल फोर्स आर ऑल्सो एक्टिंग बिटवीन द एनी ऑब्जेक्ट, एनी 2 ऑब्जेक्ट्स as well at atmospheric situations like that air's resistance, atmospheric pressure etc. उम्मीद कर रहा हूं हमें समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन साहब ने यह भी बात बोला था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है साफ शब्द में, ग्रेविटेशन फेनोमेनन ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर्ड बाय द आइजैक न्यूटन। फुल नाम था आइजैक न्यूटन। उन्होंने यहां पे लिखा हुआ है कि जब एप्पल सेव वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है, यह गिरने का रीजन एक ही है, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन एप्पल एंड अर्थ। यहां पे एप्पल, सेव और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिस वजह से एप्पल ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से नीचे बोले तो अर्थ के सेंटर की तरफ आता है।
अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि पांडे सर, आपने अभी बोला कि दो चेयर नजदीक में है तो एक दूसरे के पास नहीं आएगी, इसका रीजन ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है और इन बिटवीन दिस फ्रिक्शन लगता है, मैं मान भी लिया। तो वही चीज यहां एप्पल और अर्थ के बीच में क्यों नहीं होता? फिर एप्पल क्यों अर्थ के पास आती है? का रीजन यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एप्पल और अर्थ होता है। तो आप खुद सोचो बेटा कि एक एप्पल का मास और एक अर्थ का मास में कितना का डिफरेंस है। एप्पल का मास लगभग 100 ग्राम होगा या 200 ग्राम होगा, जबकि अर्थ का मास सोचो कितना होगा। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बिटवीन द एप्पल एंड अर्थ इज वेरी हाई एज कंपेयर टू चेयर, बिटवीन द चेयर्स। समझ में आया? दैट्स वाई अर्थ के रीजन में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो अर्थ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या पांडे सर यहां पे एयर रेजिस्टेंस लगता है कि नहीं? ऑफ कोर्स लगता है, एयर है तो लगेगा ही, एयर रेजिस्टेंस अफोर्ड करेगा ही। लेकिन अब एप्पल जब नीचे गिरेगा तो नो डाउट एप्पल के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एप्पल एंड अर्थ एंड एयर रेजिस्टेंस में काफी डिफरेंस रहा होगा। मतलब कि एयर रेजिस्टेंस ऑफ एप्पल इज वेरी वेरी लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द एप्पल एंड अर्थ। मेरी बात समझ में आई? मतलब यह है कि सेव एप्पल और हवा के बीच में, एयर के बीच में जो एयर रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत कम रहा होगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एप्पल एंड अर्थ। तभी एप्पल अर्थ के तरफ गया होगा, अदरवाइज नहीं जाता। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। और इसका रीजन एक ही है कि अर्थ का मास इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर बोले तो दो चेयर के बीच में, क्योंकि चेयर का मास अर्थ के मास से बहुत कम है। इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स जनरली हम कंसीडर करते हैं प्लैनेट्स के बीच में। इसका रीजन ये है कि प्लैनेट्स की मास अदर ऑब्जेक्ट्स जो हम अपने आंखों से देखते हैं, जैसे चेयर, टेबल, हम, आप, घर, जो भी है, इसके कंपेयर में प्लैनेट्स का मास वेरी 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 मेनी मोर टाइम्स हाई होता है। उम्मीद कर रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसको सबसे पहले न्यूटन साहब ने डिस्कवर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चा रे, हम लोग खेलते हैं, आप देखे होंगे कि आप एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, ऐसे 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 करते हैं ना, देखे होंगे ऐसे ऐसे मूव करते हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो क्या होता है, ध्यान देना बेटा। जब भी हम सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो पहला वर्ड देखो हमारा यहां पे ए डायरेक्शन है। जैसे मूव कर रहेंगे तो देखो डायरेक्शन चेंज होता है। देखो मेरी बात देखो, मेरी डायरेक्शन चेंज, देखो फिर देखो डायरेक्शन चेंज होता है। इसका मतलब सर्कुलर वर्ड आ गया तो पहली बात की डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी चेंज्ड। ये दिमाग में बैठा लो। जब भी सर्कुलर, कहीं भी सर्कुलर वर्ड आ गया तो पार्टिकल का डायरेक्शन मस्ट बी चेंज्ड। बच्चा रे, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। सच पूछो तो और भी इसमें ऐड है कुछ प्रॉपर्टी, लेकिन अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, 10th पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो वेक्टर वह फिजिकल क्वांटिटी है, वह मेजरेबल क्वांटिटी है विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब यहां पे आपने देखा सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन मस्ट बी चेंज्ड, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होगा
तो ही सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज सर्कुलर मोशन नहीं होगा। आइए एक डायग्राम बना के देखते हैं। देखिए यह एक सर्कुलर पाथ है। अगर आप देखेंगे तो हर पॉइंट पे, मान लो यह पॉइंट P है, यहां पे डायरेक्शन यह है। जस्ट यहां की बात करें तो यहां की डायरेक्शन है, जस्ट यहां की बात करें तो डायरेक्शन, देख रहे हैं क्या? एवरी पॉइंट्स पे डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी चेंज्ड। देख रहे हैं, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इसी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन डिफाइंड होता है, और उस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल। यह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों डिफाइंड होता है? यह डिफाइंड होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वर्ड समझ में आया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? It is defined as rate of change of direction of velocity with respect to time is called centripetal acceleration। एक बात और, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, सर्कल के सेंटर के तरफ होता है, हमेशा। ध्यान देना, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल बताएं तो आप देखे होंगे, हम लोग गोल गोल जब घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होता है कि कुछ समय के बाद हम नीचे गिर जाते हैं, सेंटर की तरफ गिर जाते हैं। आप देखे होंगे यह क्यों होता है? एक्चुअली ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना? तो चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से एक एक्सेलरेशन डिफाइंड होता है उस ऑब्जेक्ट पे जो जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और उसी एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? सर्कल के सेंटर के तरफ होता है। ये बेटा, अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है? तो यहां पे मैं अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हूं तो मेरा तो मास है ही, और एक चेंज सर्कुलर पाथ में घूमने की वजह से हमारा डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन भी डिफाइंड हो रहा है, और उस एक्सेलरेशन को क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वजह से एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, और उसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल, देखिए यहां पे आपके डायग्राम में दिया है कि देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है, देख रहे हैं? ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसके वजह से एक इसका तो मास रहा होगा m, और इसका सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस फोर्स को कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू हाउ मच? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाय रेडियस। बात समझे? Fc इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय आर। अब ए क्या है? एम क्या है? मास। मास किसका भाई? तो जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। वी बोले तो स्पीड। स्पीड किसका? जो मूव कर रहा है, जितना स्पीड से मूव कर रहा है। और आर क्या है? रेडियस। किसका रेडियस? जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका रेडियस। क्लियर है? अब इसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर। इसका डायरेक्शन किधर होगा? हमेशा सेंटर के, सर्कल के सेंटर के तरफ होगा। चलिए इस सारी बातों को कंक्लूड करते हैं। हमने अभी क्या सीखा? यदि हम किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे
तो हमारा डायरेक्शन एवरी मोमेंट पे चेंज होगा, हर समय चेंज होगा। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एक एक्सेलरेशन हमारे ऊपर डेवलप होगा, और वह एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर के तरफ होगा। किसके सेंटर के तरफ? जिस सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, और उस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यह तभी होगा जब सर्कुलर पाथ होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ होगा तभी डायरेक्शन चेंज होगा, अदरवाइज डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चा? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मास, सॉरी, चलो फिर से लिखते। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी, एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, यहां पे स्पीड भी लिख देता हूं, का स्क्वायर अपॉन रेडियस। मतलब AC इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R, जहां V क्या है? स्पीड, R क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इसका सेंटर इधर, इसका डायरेक्शन किधर होता है? हमेशा सेंटर की तरफ होता है। देखिए यहां पे डायग्राम में दिया है, यह जो दिया है यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये क्या है? चेंज ऑफ डायरेक्शन। देख रहे हैं? चेंज ऑफ डायरेक्शन है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। ध्यान रहे, सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी चेंज्ड। ठीक है? और चेंज ऑफ डायरेक्शन के ही वजह से क्या डेवलप होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका डायरेक्शन किधर होता है? हमेशा सर्कल के डायरेक्शन, सर्कल के सेंटर के तरफ होता है। और उसी एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स डेवलप होता है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा एक केप्लर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इनवर्स के एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने बोला, फर्स्ट बोला कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, वर्ड ध्यान देना बच्चा, यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। अब पहली बात की इलिप्टिकल पाथ क्या है? अंडे के आकार का, एक के आकार का इलिप्टिकल पाथ। देखो इसको कहते हैं सर्कुलर पाथ, जिसका कि हर जगह रेडियस सेम होता है, इसको सर्कुलर पाथ कहते हैं। एवरी पॉइंट्स पे रेडियस क्या होगा? सेम होगा, इसको सर्कुलर पाथ कहते हैं। इलिप्टिकल पाथ किसे कहते हैं? जिसका कि रेडियस हर जगह सेम नहीं, या तो आप
ऐसे बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इसका यह रेडियस और यह लेंथ दोनों अलग है, तो ये दोनों सेम, इसको कहेंगे इलिप्टिकल पाथ। क्या बोलेंगे? इलिप्टिकल पाथ। क्लियर है क्या? मतलब हर जगह रेडियस सेम नहीं होता, इसका अलग अलग रेडियस होता है। समझ में आ गया? अंडे के आकार का, ओवल के आकार का, इसे क्या कहते हैं? इलिप्टिकल पाथ। तो सबसे पहले केप्लस ने बोला कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने प्लैनेट्स बोले तो अर्थ है, मून है और मार्स है, जो भी है, सभी प्लैनेट्स किस पाथ पे रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल पाथ के पे रिवॉल्व करते हैं, जिसके एक फोकाई पे सन लाई करता। अब एक फोकाई क्या है बेटा? तो देखो ये क्या है? इलिप्टिकल पाथ। एक्चुअली दो फोकाई होता है, इसको इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ। और इसका दो फोकाई होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है। ध्यान देना। अब यह इस पाथ पे रिवॉल्व करना, मतलब कोई भी प्लेनेट होगा ना तो ऐसे ही मूव करेगा। कोई भी यूनिवर्स का कोई भी प्लेनेट होगा तो ऐसे ही मूव करेगा। और इसके एक फोकाई, इसको फोकाई कहते हैं। फोकाई बोले तो फोकस का प्लूरल फॉर्म है। एक को कहेंगे फोकस और मोर देन वन को क्या बोलेंगे? फोकाई। ठीक है? तो यहां पे कह रहा है कि एक फोकस पे कौन होगा? सन लाई करेगा। कौन लाई करेगा? सन लाई करेगा। क्लियर हुआ? तो क्या बोले थे केप्लस साहब ने कि अर्थ के जितने भी यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं वो किस पाथ पे रिवॉल्व करेंगे? इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करेंगे, लेकिन उसके एक फोकाई पे कौन लाई करेगा? फोकाई पे कौन लाई करेगा? सन लाई करेगा। क्लियर है? देखिए यहां पे लिखा हुआ है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्टिकल विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। समझे क्या? कि जितने भी प्लैनेट है वो किस पाथ पे रिवॉल्व करेंगे? इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करेंगे, जिसके एक फोकाई पे कौन लाई करेगा? सन लाई करेगा। चलिए आगे बढ़े। ये फर्स्ट लॉ था, ए के प्लस फर्स्ट लॉ था। आगे बढ़ते हैं। के प्लस सेकेंड लॉ क्या कहता है? देखो के प्लस सेकेंड लॉ जानने से पहले एक बात समझो। तुम लोग को आपको एक बेहतर मैं वे बताता हूं। लाइट अगर सपोज नहीं है और यदि आप रिवॉल्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि शैडो बनता है हमारा। जैसे यहां पे हैं तो मेरा शैडो इधर बनता होगा। बात समझ में आ रही है क्या? और जैसे जैसे, क्योंकि मेरा शेप देखो ऐसे है, अभी ऐसे आ जाऊंगा तो शेप देखो मेरा कम हो गया, शैडो का डायग्राम चेंज होगा, फिर ऐसे हो जाऊंगा शैडो चेंज हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो क्या कि मेरा शैडो चेंज होगा ड्यू टू मेरे रोटेशन के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह अगर कोई प्लेनेट है ना बच्चा, यहां से यहां तक जा रहा है, समझिए ये किस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है? इलिप्टिकल पे। तो यहां से यहां तक जाने में जो शैडो कवर किया जाएगा किसके द्वारा? सन के द्वारा। ये दो शैडो है। बात समझा क्या? वह हर जगह कांस्टेंट होगा यदि टाइम ड्यूरेशन सेम हो। मतलब यहां पे यहां से यहां तक आने में 5 सेकेंड लगा, मान लिया एग्जांपल, और इसको शैडो का एरिया कुछ हुआ बोले तो मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो अदर यहां से यहां तक 5 सेकेंड में भी एरिया सेम कवर किया जाएगा। नेक्स्ट 25 सेकेंड में भी एरिया सेम प्लैनेट द्वारा, ध्यान देना, सेम प्लैनेट द्वारा सेम एरिया कवर किया जाएगा। कौन सा एरिया भाई? तो शैडोड एरिया, ये शैडेड एरिया, ये वाला एरिया। बात समझ में आई? जैसे मैं एक एग्जांपल देखें यहां पे बताता हूं। एक क्या है? इलिप्टिकल पाथ। ठीक है ना बच्चा? एक क्या है? यहां पे कौन लाई करेगा भाई? तो सन लाई करेगा। कौन लाई करेगा? सन। मान लो कि यहां पे एक प्लैनेट है, ठीक है, पी कोई प्लैनेट है। अब पी प्लैनेट को यहां से यहां तक आने में टी सेकेंड लगा। कितना लगा? टी सेकेंड। और जिसके वजह से इतना शैडेड एरिया बनाया। मेरी बात समझ में आई? यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? टी सेकेंड। और यह इतना शैडेड एरिया बना है किसके द्वारा? सन द्वारा। तो नेक्स्ट टी सेकेंड में मान लो कि यहां फिर टी सेकेंड, यहां से यहां तक आने में लगा टी सेकेंड, तो एरिया क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सपोज। तो यह जो एरिया A2 है और यह जो एरिया A1 है, ये दोनों एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोले तो, सॉरी A1 है, A1 बाई टी इक्वल टू A2 बाई टी।
टी होगा। ये बात ध्यान में रखना, मेरी बात ध्यान में। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब इसमें चेंजिंग जो एरिया हुआ हर सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। अगेन नेक्स्ट टी सेकेंड में, यहां से यहां तक टी सेकेंड में, फिर जो एरिया बनाएगा वो इस तीनों एरिया आपस में सेम। नेक्स्ट टी सेकेंड में जो साइडेड एरिया होगा ये सभी एरिया, लेकिन टाइम ड्यूरेशन सेम होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। जैसे यहां पे देखते हैं सेकेंड लॉ क्या कर रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। देखो ए लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ए प्लैनेट है और यह सन, ए लाइन ज्वाइनिंग स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मान लो यहां से यहां तक ये जो टाइम टी सेकेंड लगा और फिर उतना ही टाइम में यहां पे आया, तो देखो ये एरिया और ये एरिया आपस में क्या होगा, सेम होगा। इसी को करा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। चाहे वो कितना भी, ये 5 सेकेंड हुआ, नेक्स्ट 5 सेकेंड में, नेक्स्ट कितने भी, यहां पे 5 सेकेंड में एरिया वही बनेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू केपलस सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में साइडेड एरिया बाय द प्लैनेट्स एंड द सन आर ऑलवेज कांस्टेंट। समझे? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। एंड थर्ड, केपलस थर्ड लॉ क्या कहता है, बेटा रे यह प्लैनेट है, इसको रेवोल्यूट करने में टाइम लगेगा, यहां से यहां तक कंप्लीट रेवोल्यूट करने में टाइम लगेगा, और इसी टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट द रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। क्लियर है? इसको कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है? और यह लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग, ये है आर। आर क्या है? लाइनिंग ज्वाइनिंग। ये लाइन ज्वाइनिंग है। क्लियर है ना? आर क्या है? लाइन ज्वाइनिंग है। तो अकॉर्डिंग टू केपलस थर्ड लॉ कहता है कि जो कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करने में जो टाइम लगता है, ये जो टाइम लगा और यह डिस्टेंस जो है, इस दोनों में एक रिलेशन दिया और उन्होंने बोला, क्या बोला भाई? टी स्क्वायर जो होगा, टी स्क्वायर बोले तो टाइम पीरियड का स्क्वायर, एक कंप्लीट टाइम पीरियड जो लगा उसका स्क्वायर, वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन ज्वाइनिंग, ए लाइन ज्वाइनिंग आर के थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से समझिए, टाइम पीरियड टी क्या है? टाइम पीरियड टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन। आर क्या है? लाइन, ए वाला लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। इन्होंने एक रिलेशन दिया, किन्होंने? केपलस साहब ने, कि टाइम पीरियड का स्क्वायर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग के थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उम्मीद कर रहा हूं बेहतर समझ में आया होगा। फिर से बात करते हैं। केपलस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 3 लॉ दिया। फर्स्ट लॉ, यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वह इलिप्टिकल, अंडे के आकार का, ओवल के आकार का के पाथ पे रिवॉल्व करेंगे और जिसके एक फोकस पे, एक सेंटर पे सन लाई करेगा। ये फर्स्ट लॉ है, केपलस फर्स्ट लॉ। केपलस सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी प्लैनेट द्वारा कांस्टेंट टाइम में जो सैडेड एरिया कवर किया जाएगा, कांस्टेंट टाइम में, ये सैडेड एरिया, दिस इज कॉल्ड सैडेड एरिया। यहां से यहां तक का टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, 5 सेकेंड, तो ये भी 5 सेकेंड होगा, ये भी 5 सेकेंड होगा। तो कांस्टेंट टाइम में जो एरिया कवर किया जाएगा वो एरिया हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब इसका वैल्यू और इस एरिया, तीनों के एरिया का वैल्यू आपस में सेम होगा। A1, A2, A3, देन वी कैन राइट A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। कोई डाउट? एंड थर्ड लॉ, केपलस थर्ड लॉ क्या कहता है कि यहां से यहां तक जाने में जो लगा टाइम, एक कंप्लीट रेवोल्यूट करने में जो लगा टाइम, उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं?
टाइम पीरियड। तो यहां से यहां तक कंप्लीट रिवोल्यूट करने में जो टाइम लगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड, टी से इंडिकेट करते हैं। और द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सन एंड प्लैनेट उसको स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। और इस दोनों में एक रिलेशन उन्होंने दिया, किसने दिया? केपलर साहब ने, और बोला कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होगा। मींस टी स्क्वायर बाई आर क्यू का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि प्लस लॉ आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ा है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसके बारे में हमने बात किया है। सर्कुलर मोशन पे क्या है, सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो ऑब्जेक्ट का एवरी पॉइंट्स पे डायरेक्शन विल बी चेंज्ड, और ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन वन एक्सेलरेशन डेवलप होता है। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। इसीलिए कोई भी प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ इलिप्टिकल पाथ में, मतलब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उसके ऊपर, प्लैनेट्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि किधर होगा? सन की तरफ होगा। क्यों सन की तरफ होगा? क्योंकि उसके सेंटर पे सन होगा। क्लियर है क्या? यही बात केपलर साहब ने बोला था। केपलर साहब ने 3 लॉज दिए थे। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ये दिए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करेगा जिसका एक सेंटर पे, एक फोकाई पे सन होगा। सेकेंड उन्होंने बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडेड एरिया या शेडेड एरिया कवर्ड इन सर्टेन टाइम में हमेशा कांस्टेंट होगा। एंड थर्ड लॉ उन्होंने दिया था कि टाइम टू टेक अ कंप्लीट रेवोल्यूशन का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सन एंड प्लैनेट के क्यू पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब सारी बातें हमने पढ़ लिया है। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या स्टार्ट करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। सबसे पहले इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो न्यूटन साहब ने बोला था कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यह अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वह ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेटिंग डिस्टेंस स्क्वायर होता है, विच इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर रूल्स। उसे इनवर्स स्क्वायर रूल्स भी कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है भाई? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि टू प्लैनेट्स, मान लो ये प्लैनेट फर्स्ट है जिसका मास m1 है और ये प्लैनेट सेकंड है जिसका मास m2 है। दोनों के सेंटर के बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वह r है। यह एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा। ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का। ग्रेविटेशनल फोर्स किस नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। तो फोर्स जो होगा वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के सेपरेटिंग डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए यही बात हमने बताया था। ठीक है ना? यहां पे देखिए डायग्राम भी दिया है, तो देखते हैं। इस दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई
आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आइए थोड़ा ऊपर चलते हैं। यहां पे मास m1 है, यहां पे मास m2 है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो फोर्स है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, यह किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान रखना, ये दोनों के बीच का सेपरेटिंग मीडियम, यहां पे मीडियम कुछ भी हो, एयर हो, ग्लास हो, वॉल्स हो, कुछ भी हो, इस सेपरेटिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सेपरेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लैनेट्स। ये कभी भी सेपरेटिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। सेकेंड पॉइंट्स कि यह हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। थर्ड पॉइंट्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इनवर्स स्क्वायर रूल पे अप्लाई होता है। इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है? तो दोनों के बीच के सेपरेटिंग डिस्टेंस के स्क्वायर, देखिए एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल, जहां डी क्या है? दोनों के सेंटर के बीच के सेपरेटिंग डिस्टेंस है। क्लियर है? जैसे यहां पे लिखा हुआ है, देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, और इस कांस्टेंट टर्म को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए यहां पे लिखा हुआ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसका यूनिट है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी दो प्लैनेट्स के बीच के सेपरेटिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर के स्क्वायर के, इनवर्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, जहां m1 मास ऑफ दिस, m2 मास ऑफ दिस, d सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर। क्लियर है? तो ये रहा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, यह कभी भी सेपरेटिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अब आगे बढ़ते हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए यहां पे लिखा हुआ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब इसका मीनिंग ये है, किसी भी बॉडी का मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेट होता है। कोई भी बॉडी हो, जैसे मैं पूरे बॉडी हूं, लेकिन होल बॉडी का मास कहां कंसंट्रेट होता है? तो न्यूक्लियस पे, सेंटर पे। हमेशा किसी भी बॉडी का, स्फेयर है, स्फेयर का टोटल मास कहां कंसंट्रेट होगा? तो उसके सेंटर पे। किसी भी बॉडी, एक बोर्ड है, बोर्ड का टोटल मास कहां कंसंट्रेट होगा? तो इसके सेंटर पे। तो किसी भी बॉडी का मास कहां कंसंट्रेट होता है? उसके सेंटर पे। The center of mass of a spherical object having uniform density at a geometrical center, मतलब कोई भी स्फेरिकल बॉडी का यूनिफॉर्मली स्फेरिकल डेंसिटी, मतलब हर जगह डेंसिटी सेम होगा, तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? उसके सेंटर पे। द सेंटर ऑफ मास of any object having uniform density at its centroid, मतलब सिंपल वर्ड में ये जानो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो होल बॉडी का मास यदि डेंसिटी सेम है तो कहां लाई करेगा? इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बोले तो होल बॉडी का मास यहां पे कंसंट्रेट होगा, यहां पे लाई करेगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया।
ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि अभी हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम, लेकिन हमने ये भी बोला था कि सेपरेटिंग डिस्टेंस कहां होगा? दोनों के बीच के सेंटर के, दोनों के बीच के क्या होगा? सेंटर। सेंटर क्यों मैंने बोला? क्योंकि यहां पे टोटल मास, होल बॉडी का मास कहां लाई कर रहा है? सेंटर पे। होल बॉडी का मास कहां लाई कर रहा है? सेंटर पे। इसीलिए हमने बोला कि सेंटर के बीच के, दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस के इनवर्स की स्क्वायर होता है। इसका रीजन यही है, किसी भी बॉडी का मास उसके सेंटर पे लाई करता है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए देखते हैं। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती हो तो इस प्रकार के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल्स, रिवोल्यूशन ऑफ निडल्स ऑफ क्लॉक। रिवोल्यूशन ऑफ निडल ऑफ क्या? निडल ऑफ क्लॉक, मतलब घड़ी की जो सुई है यूनिफॉर्मली रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट एग्जांपल, रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। These all are examples of what? क्या? सेंट्रीपिटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया? मतलब जिसका स्पीड एवरी मोमेंट में सेम हो, एवरी मोमेंट में स्पीड क्या हो? सेम हो, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल फैन पहले से चल रही हो, फैन पहले से चल रही हो कांस्टेंट स्पीड से, तो उस प्रकार के मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जस्ट स्टार्ट हुई हो या जस्ट स्टॉप हुई हो तब नहीं, तब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन पहले से फैन चल रही हो तो उस प्रकार के स्पीड को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन डिफाइंड होता है, उस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि डिफाइंड होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। आइए देखते हैं। यहां पे देखिए, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। अभी बताए थे कांस्टेंट स्पीड पे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वी हैव सीन अर्लियर दैट सच अ मोशन पॉसिबल ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, मैं बार बार बता चुका हूं, और उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए लिखा हुआ, इफ m इज द मास of the object and v is the speed and r is the radius of the circle, then it can be shown that this force is F equal to mv square by r। जहां m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड r क्या है? रेडियस। जैसे फॉर एग्जांपल्स देखिए, अगर हम बात करें, मान लीजिए यहां पे सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहां पे सेंटर और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्लियर है? तो दिस इज द रेडियस, यह मास हो गया, और दिस इज द स्पीड v। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, तो ac इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। ये क्या हो गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा। किसके वजह से डिफाइन हुआ? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ac। ac बोले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या आ जाएगा? m, और ac का फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर बाई r। तो क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स? Fc इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स, और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर, ये सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसका रेडियस r है, इसका सेंटर a है, c है, और इसका वेलोसिटी स्पीड v है। क्लियर है? तो सिंपल वर्ड में, जब
यह यहां से यहां तक एक कंप्लीट रेवोल्यूट करने में जो टाइम लगता है, याद होगा मैं पहले बता चुका हूं, उस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन। यहां से चला और घूम के यहीं पे आ गया, तो जो यहां से चलने और यहां तक आने में जो टाइम लगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टी टी इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या डिफिनीशन है? टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर है? अब दूसरी बात यह है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करने में डिस्टेंस कितना कवर होगा? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में डिस्टेंस कितना कवर होगा? तो ये क्या है? सर्कल है, और सर्कल का यह लेंथ कितना के बराबर होता है? इस लेंथ को क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसी को कहते, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना कवर किया गया? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और यह डिस्टेंस कवर करने में लगा टाइम कितना लगा? तो टाइम पीरियड। बात समझ में आई? टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट, एक कंप्लीट सरकमफ्रेंस कवर करने में जो टाइम लगा उसे क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा डिफिनीशन। हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चा रे, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करने में डिस्टेंस कितना कवर हुआ? अभी आपको बताया कितना? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि कितना के बराबर होता है? 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। और टाइम कितना लगता है? एक कंप्लीट रेवोल्यूट करने में कितना टाइम लगता है? कैपिटल टी, जिसको कि टाइम पीरियड कहते हैं। तो देखिए, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना हुआ? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, और टाइम कितना लगा? टी। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। यह क्या निकल गया? स्पीड। क्या निकल गया? स्पीड। अब देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम बी स्क्वायर बाई आर। क्या है फॉर्मूला? एम बी स्क्वायर बाई आर। अब यहां पे v का वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं? 2 पाई आर बाई टी। इस v का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। किसमें? v में। तो क्या आ जाएगा? m के जगह पे m, और v के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 पाई आर बाई टी। देखिए यहां पे लिखा हो 2 पाई आर बाई टी का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एयर रेडियस r। समझ में आया? फिर से समझाता हूं, फिर से समझिए। देखिए यहां पे स्पीड का हमने क्या फॉर्मूला निकाला? 2 पाई आर बाई टी। इज इट क्लियर? 2 पाई आर क्या है? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करने में जो टाइम लगता है वो कितना के बराबर होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होता है। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, कैपिटल टी कहते हैं। तो देखो, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोले तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, और टाइम कितना हो जाएगा? कैपिटल टी। चलिए, एफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी के जगह पर क्या लिखे? 2 पाई आर बाई टी का स्क्वायर। देखो यहां पे स्क्वायर बाई आर। देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर। यहां पे आर दिया, आर स्क्वायर होगा क्योंकि आर कट गया है। देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, रुको मैं समझा रहा हूं कैसे हुआ। एफ, यहां पे एफ इक्वल टू एम, देखो 2 पाई आर बाई टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यही फॉर्मूला हमारा है। देखो यहां पे अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझो मेरी बात समझो बेटा। एम 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर का होल डिवाइडेड बाई, देखो ए वाला आर। क्लियर? ए आर से आर कैंसिल। क्या बच गया रे बच्चा? 4 पाई स्क्वायर एम, और क्या बचा? डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। और देखो यहां पे आर कैंसिल है तो एक आर बचा है। कोई समझ में आया? क्या क्या बचा? 4 पाई स्क्वायर एम, एक आर बच गया क्योंकि 1 आर कैंसिल हो गया था, आर बाई टी स्क्वायर। देखो यहां पे यही आया होगा। कहां आया है? 4 एम पाई स्क्वायर आर बाई टी स्क्वायर। देखो वही बात आया। समझ में आया क्या? यहां तक कोई डाउट? अब हम क्या लिखेंगे? देखो यहां पे आर स्क्वायर लिया गया है, तो आर स्क्वायर कैसे ले सकते हैं? कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। क्या किए? आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई या और डिवाइड किए। कहां?
यहां पे, तो देखो तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर से एक कैंसिल, बचा क्या, बचा क्या देखो तो 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यह आर ले लेते हैं यहां पे, और इनटू आर स्क्वायर बाई टी। देखो बच्चा, देखो बच्चा, यहां पे देखो आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, क्लियर है। तो देखो ना, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बेटा रुको मैं एक और तरीका बताता हूं। हमारा f का वैल्यू क्या आ गया, f इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर r बाई टी स्क्वायर, यही है। अब हम क्या काम करें, आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 4m पाई स्क्वायर, और देखो आर क्यू डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा रे बच्चा, आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। देखो तो हो जाएगा क्या, देखो तो हो जाएगा क्या। अगर हम लिखना चाहें तो देखो तो f इक्वल टू लिखेंगे 4m पाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यू बाई टी स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो देखो टोटल टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, आर क्यू बाई टी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाई 4m पाई स्क्वायर, और टोटल वैल्यू का, टोटल का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया क्या, टोटल का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। देन हम क्या लिख सकते हैं कि इसको इधर ले आए तो देखो इसको इधर ले आते हैं, टी स्क्वायर बाई आर क्यू इक्वल टू क्या जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, क्योंकि यह इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी को कहते हैं न्यूटन्स के प्लस थर्ड लॉ। यह क्या है, के प्लस थर्ड लॉ। ये क्या है, ये ना बोले थे के प्लस थर्ड लॉ क्या कहता है, टाइम का रेवोल्यूशन का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेटिंग डिस्टेंस के आर के थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या हुआ, प्रूफ ऑफ के प्लस थर्ड लॉ है। चलो आगे बढ़े, दिया है महेंद्रा एंड विराट are sitting at a distance of 1 meter from each other, their masses इतना kg and इतना kg। देखिए मान लीजिए यह महेंद्रा है, यह महेंद्रा है जिसका मास कितना है 75 kg, और यह कौन है, विराट है जिसका मास कितना है 80 kg, ठीक है ना। यह दोनों कितना डिस्टेंस पे बैठा है, 1 मीटर पे, कितना दिया है 1 मीटर पे बैठा हुआ, मतलब एक का मास 75 kg, दूसरे का मास 80 kg, दोनों के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। तब बोल रहा है कि फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। तो आपको अभी बताया हूं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, क्या बताया हूं बेटा, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहां F इक्वल टू जी का वैल्यू अभी बताया 6.67 इंटू 10 के पावर -11, m1 का मास दिया है 75 kg, m2 का मास दिया 80 kg, और दोनों के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस 1 मीटर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इतना न्यूटन आ गया। समझ में आया, यह क्या आया, एक क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है किस पे बेस्ड, तो आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द महेंद्रा एंड विराट इतना लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। किस पे लग रहा है, दोनों पे लग रहा है। कितना लग रहा है, तो 4.002 इंटू 10 पावर -7, इतना महेंद्रा पे भी लग रहा है और विराट पे भी लग रहा है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया, इन द अबव एग्जांपल एज्यूमिंग दैट बेंच on which Mahindra is sitting is frictionless starting with 0 velocity, what will be Mahindra's velocity of the motion towards Virat after 1 second। मतलब क्या है ये समझो पहले, कि मान लो यह कौन है, महेंद्रा, और एक कौन है, विराट, ठीक है। एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना लगा रहा है, 4.00, कितना है 4.00, एक सेकंड,
फोर्स कितना है बेटा? 4.00 10 की पावर -7। आइए देखते हैं क्या है। एक महिंद्रा है यह, और एक है विराट है। यह एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, कितना लगा रहे बेटा? F, और F का वैल्यू कितना है? 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। इतना फोर्स लगा रहा है। तो एक बात बताइए कि एक्सेलरेशन कितना होगा भाई? किसका एक्सेलरेशन? तो यह पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है किसका? इन द अबव एग्जांपल एज्यूमिंग फ्रिक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, व्हाट विल बी महिंद्राज वेलोसिटी? महिंद्रा की वेलोसिटी। तो पहली बात, महिंद्रा का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होगा। किसका? महिंद्रा का। तो फोर्स कितना लग रहा है? 4.002 इंटू 10⁻⁻7। और मास ऑफ महिंद्रा कितना है भाई? मास ऑफ महिंद्रा 5.34 10⁻�9। यह आपका एक्सेलरेशन आ गया। किसका? महिंद्रा का। अब कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं। और कब बोल रहा है? तो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। क्वेश्चन में बोला है टाइम इक्वल टू हाउ मच? 1 सेकेंड। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 प्लस a कितना आया? 5.34 इंटू 10⁻⁹, और टाइम कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड। तो v कितना आ जाएगा? 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड बाद महिंद्रा का स्पीड कितना आएगा? तो 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। चलिए देखिए यहां पे है महिंद्रा वेलोसिटी आफ्टर, देखिए यहां पे लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ? कैलकुलेट करने पे कितना है? 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा रे अभी हमने क्या सीखा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि दो प्लैनेट्स होंगे, कोई भी दो प्लैनेट्स होंगे, और उनका मास m1 एक का और एक का मास m2 होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी प्लैनेट हो। और अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन सेपरेटिंग डिस्टेंस, आपकी बुक में d दिया है तो d²। क्लियर है क्या? अब कह रहा है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट क्या है कि एक प्लैनेट मस्ट बी अर्थ, वन प्लैनेट मस्ट बी अर्थ, यह अर्थ हो जाएगा। इसका मास कैपिटल M मान लिया, इसका रेडियस कैपिटल R मान लिया। सपोज एक क्या है? अर्थ है, और दूसरा कोई भी प्लैनेट हो सकता है, इसका मास स्मॉल m, इसका रेडियस स्मॉल r, और दोनों के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस हमने d मान लिया। और यह हमेशा क्या करेगा? किस नेचर का फोर्स होगा? अट्रैक्टिव। क्यों अट्रैक्टिव होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अर्थ द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया गया, को ही कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? F जी बोले तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन सेपरेटिंग बिटवीन बोथ ऑफ इट्स सेंटर। बोथ ऑफ इट्स सेंटर बोले तो अर्थ का सेंटर और प्लैनेट का सेंटर का स्क्वायर। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए यहां पे कहीं दिया होगा, when we throw a stone vertically upward, this force tries to reduce its velocity due to with constant downward देखो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे वेलोसिटी घटते जाता है, एक समय पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाता है, कुछ हाइट पे जाकर वेलोसिटी 0 हो जाता है, और फिर वहां से नीचे गिरने लगता है। बात समझा क्या? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। क्या करती है? अपनी तरफ खींच रही होती है, जिस वजह से उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ग्रेजुअली घटता है, धीरे धीरे घटता है, एक सर्टेन हाइट पे जाकर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, और उसके बाद फिर वो नीचे आना शुरू हो जाता है। और जिस एक्सेलरेशन से नीचे आता है, जिस एक्सेलरेशन से नीचे आता है, उस एक्सेलरेशन को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जिस फोर्स से नीचे आता है, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रहा आपका
ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। जैसे यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महिंद्रा इन अर्लियर एग्जाम्पल्स। कह रहा है कि एक महिंद्रा है और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। मान लो बेटा कि यह अर्थ है और यह महाशय महिंद्रा है, ठीक है, कहीं भी है। अब आप ये मत बोलो कि हवा में, कहीं भी हो सकते हैं। इट में भी किनके सरफेस पे भी है, आप बोल सकते हो कि इनके सरफेस पे भी हो सकते हैं। चलो मैं इनको सरफेस पे ही लेता हूं, अर्थ के सरफेस पे। महिंद्रा का मास एम, अर्थ का मास कैपिटल एम और अर्थ का रेडियस कैपिटल आर। पहली बात, इनका और इनके सेंटर में और इनके रेडियस के, अर्थ और रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि रेडियस का, अर्थ का रेडियस जो होता है 6.4, देखो यहां पे लिखा हुआ 6.4 × 10⁶ होता है, जबकि इनका, एक आदमी का जो सेंटर होता है लगभग मीटर या सेंटीमीटर में होता है, बहुत ही छोटा, इसके कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, F = G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ महिंद्रा अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। क्या लगेगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। देखो यहां पे कैलकुलेट किया गया है, G m1 m2/r²। G का वैल्यू 6.67 × 10⁻11, m1 75 kg, किसका है, मास ऑफ महिंद्रा। अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 अपॉन रेडियस, इसका रेडियस कितना होता है, लिखा हुआ है यहां पे 6.4 × 10⁶ का होल स्क्वायर। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तब पांडे सर क्यों नहीं इसका मैन के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्यों नहीं कंसीडर किए। इसलिए नहीं किए क्योंकि उसका वैल्यू बहुत ही छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम बोले कि महिंद्रा को अर्थ कितने एक्सलेशन से खींच रही है, तो देखो एक्सलेशन = F/m। F कितना लगा था, आया था, देखो यहां पे आया हुआ 733 न्यूटन, और महिंद्रा का मास कितना है 75। अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो एक्सेलरेशन जो आएगा, इसको डिवाइड करने पे लगभग 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। कितना आना चाहिए, देखो यहां पे आ रहा है 9.77 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9.77। इसको कैलकुलेट करोगे तो 9.7, मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया, 9.77 मीटर/सेकंड²। अगर स्पीड की बात करें तो इतना स्पीड से अर्थ उसको किधर की तरफ खींचेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आप लोग जितना पढ़ाया गया है अब टू टिल क्या क्या पढ़े हैं, सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, केप्लर्स लॉ क्या है, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे फोर्स पढ़ा, उसका एक एग्जांपल्स हमने देखा। उसके बाद अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जितना पढ़ाया गया एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, कमेंट करिए, अगेन फिर आगे हम पढ़ेंगे। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक लेक्चर में हम टोटल चैप्टर का सिनॉप्सिस बताएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।